30 दिसंबर जी, अल्लाह प्रिय साथीगण, हम लोग 30 दिसंबर 2021 का जो प्रपत्र है, एक अधिकार पत्र जो सलाहकारों को भेंट किया गया था विश्व न्याय मंदिर की तरफ से 9 वर्षीय योजना के संबंधित, उसके पहले के 4 गद्यांश पढ़ चुके हैं और उसमें हमें बताया जा रहा है कि जो पिछले 25 वर्ष के दौरान जो भी उपलब्धियां, जो भी हमने सफलताएं और जो भी लक्ष्य हमने पूरे किए हैं, उसमें कई चीज उभर कर हमें हमारे सामने दिख रहा है। जैसे पूरे विश्व के बहायों में जो क्षमता की वृद्धि हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और ये क्षमता की वृद्धि किस बात की है? ईश्वर के शब्दों को आत्मसात किया है। और विश्व न्याय मंदिर ने जो मार्गदर्शन दिया समुदाय विकास के लिए, तो वो आज हम लोग ऐसे एक दहलीज पे पहुंचे हैं कि अब आने वाले 9 वर्षीय योजना में बहुत ही तेज रफ्तार से और बहुत ही विस्तृत रूप से विकास की संभावना है। और इसके संबंधित कई चीजें पर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि हम बहाई कैसे एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए समुदाय निर्माण का काम करते हैं और कैसे हमारे समुदाय का विकास पहली मील की पत्थर से दूसरी और तीसरी तक पहुंचता है, और कैसे हमारे पिछले जितने भी विश्व दिव्य योजनाएं थी उसके माध्यम से क्या क्या हमने सीखा, उपलब्धियां प्राप्त की और एक उज्जवल और समृद्ध समाज की ओर हम पूरे विश्व को आगे ले जाना चाहते हैं। यानी पूरे विश्व के विकास के लिए हम सेवा देते हैं। और इसमें जो 3 नायक हैं उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति, संस्था और समुदाय। और जो चौथा गद्यांश था उसमें हाउस ऑफ जस्टिस हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्तमान काल में अगर कोई पूछता है कि आप बहाई लोग कौन हैं और क्या करते हैं, तो इसका सुंदर उत्तर यहाँ पर हमें मिल रहा है कि कैसे हर समाज में जहां पर भी बहाई रहते हैं तो वो लोग जो रोग निवारण के लिए बहाउल्लाह ने जो परम ये प्रत्येक रोग का संप्रभु उपचार, तो जो भी हम सेवाएं देते हैं, चाहे वो बच्चों की नैतिक कक्षाओं का आयोजन करें या किशोर किशोरियों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए सेवा दे रहे हैं या भक्ति परक बैठक के कार्यक्रम के लिए हम परिवार के बाद परिवार को संगठित करके उन्हें ही हम स्वामित्व देते हैं कि आप ये भक्ति परक बैठक का कार्य करें। और इससे आप देखेंगे कि जब एकत्रित होकर प्रार्थनाएं करेंगे तो आप क्या क्या परिवर्तन अपने परिवार के सदस्यों में ला सकते हैं और कैसे परमात्मा का आशीष और उनकी अनुकंपा और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर जो और फिर बहाई क्या करते हैं, और हर देश में जहां पर भी हम रहते हैं हम उस देश के वफादार नागरिक हैं। हम कोई प्रकार के मतभेदों में या विवाद इत्यादि ऐसी परिस्थिति में हम नहीं जाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आध्यात्मिक गुणों की उत्पन्न हो और हमारी प्रवृत्ति में भी बदलाव हो और हमें एक संगठित और सबके साथ मैत्री भाव, एकता और सामंजस्यता की सीख, और भौतिकता के जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहे हैं उससे भी लोगों को सावधान करें, अन्याय मिटाएं, शोषण को रोकें। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे विश्व न्याय मंदिर ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने ही शब्दों में जिस तरीके से बताया है उस पे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का। तो लास्ट में ये एक
यानी एक संपूर्ण दृष्टिकोण जो बताया दिया गया है, उससे हम एक घोर परिवर्तन, रूपांतरण लाना चाहते हैं। बाहरी और हमारे अंतःकरण और हमारे बाहरी तरीके से, तो ये सारी जो अंतर्दृष्टियां हमें प्राप्त हुई, इसको ध्यान में रख के हम और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से हम अपने आप को सक्षम और योग्यशील बना सकेंगे आने वाले समय में सेवा देने के लिए। ये संक्षिप्त में जो मुझे याद है, जो मेरी अध्ययन के अनुसार। जी आगे पढ़े आप इसके अंदर क्लस्टरों के अभिगमन। हाँ ठीक है, अब इसके बाद जो है क्लस्टरों का अभिगमन। जी केशव जी आप पढ़ लीजिए। हाँ जी मैं पढ़ता हूँ। क्लस्टरों का अभिगमन। प्रभु धर्म की समाज निर्माण शक्ति की एक बड़ी अभिव्यक्ति हेतु सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है विश्व के प्रत्येक भाग में समूहों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया में अभी और आगे बढ़ना, बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के प्रकाश को और अधिक व्यापक रूप से फैलाने और समाज की मिट्टी में प्रभु धर्म की जड़ों को और अधिक गहराई तक पहुंचाने के आध्यात्मिक उद्यमों के मापने योग्य परिणाम होते हैं। क्लस्टरों की संख्या जहां विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है और सघनता का वह अंश जिस तक प्रत्येक पहुंच गया है, दोनों प्रकार के माप के संबंध में अब तेजी से आगे बढ़ने के साधन मौजूद हैं। वैश्विक योजनाओं की वर्तमान श्रृंखला के दौरान महानतम नाम के समुदाय को जिस लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा होनी चाहिए, वह है विश्व के सभी क्लस्टरों में विकास के सघन कार्यक्रम स्थापित करना। इस दुर्जेय उद्देश्य का तात्पर्य उस पैमाने और दायरे पर गतिविधि की व्यापकता और सघनता से है जो कभी देखा ही नहीं गया। 9 वर्षीय योजना के दौरान इस लक्ष्य की दिशा में तेजी से प्रगति अवश्य ही हासिल की जानी चाहिए। प्रारंभिक कदम के रूप में हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं और क्षेत्रीय बहाई परिषदों को यह निर्धारित करने में सहायता करें कि क्या उनके क्षेत्रों को क्लस्टरों में विभाजित करने की उनकी रूपरेखा को किसी प्रकार के समायोजन से लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्लस्टर एक ऐसे क्षेत्र को परिभाषित करता है जहां योजना की गतिविधियों को एक प्रबंधनीय और सततता बनाए रखने वाले तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है। पिछले 21 वर्षों में क्लस्टर के आकार के बारे में बहुत कुछ सीखा गया है जो विभिन्न संदर्भों में और विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रबंधनीय है। कुछ देशों में विकास के प्रभावों के कारण बदलावों पर विचार प्रारंभ किया जाने लगा है। अनेक मामलों में यह पुनर्मूल्यांकन किसी परिवर्तन की ओर नहीं ले जाएगा, लेकिन कुछ में इसका परिणाम क्लस्टर को विभाजित करेगा या आकार में कम करेगा, और कभी-कभी क्लस्टर बड़ा भी हो सकता है। प्राकृतिक भूभाग के कारण छिटपुट आबादी वाले क्षेत्रों को क्लस्टरों में विभाजित करने की योजना से बाहर रखा जा सकता है। निसंदेह कोई भी अनुयायी जो ऐसी जगहों पर निवास करते हों, कार्य रूपरेखा के जितने संभव हों उतने तत्वों को अपनाएंगे जो उनकी परिस्थितियों पर लागू होते हैं। विकास की निरंतरता के साथ मेरे को लगता है बस अभी आपने जो 2 पढ़ा वहां थोड़ा थामते हैं, क्योंकि ये क्लस्टरों का अभिगमन के संबंधित जो मिस्टर किंगशुक ने अभी 2 गद्यांश को पढ़ा है,
उस पर थोड़ा हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आप देखेंगे कि ये 30 दिसंबर का जो प्रपत्र है वो अलग अलग विषय में भी उन्होंने बांटा है। तो शुरुआत के जो 4 थे वो तो एक परिचय के रूप में था, और उसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बात उन्होंने दोहराई है। अब यहाँ पर फोकस हमारा समुदायों के साथ है, तो समुदायों के अभिगमन के संबंधित भी हमारे पास काफी सीख हमें प्राप्त हो चुकी है। और हमने देखा है कि जब से वो 4 वर्षीय योजना आरंभ हुआ तो उसमें विकास के लिए, क्षमता में वृद्धि लाने के लिए सारा जो रूही इंस्टीट्यूट सिस्टम था उसके माध्यम से धीरे धीरे हर समुदाय में जिस तरीके से मूल गतिविधि को चलाया गया, शुरुआत किया गया, उसको लेकर हम आगे बढ़ पाए हैं। और इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे मित्रताओं की संख्या बढ़ी और उनमें वृद्धि, क्षमता की वृद्धि हुई, योग्यता बढ़ी, तो फिर वहां पर समुदाय निर्माण का कार्य या समुदाय निर्माण के लिए सेवाएं जो दी जा रही थी वो भी स्पष्ट रूप से हमें लोगों को, विश्व के लोगों को, आम यानी बाहरी दुनिया से लोगों को समूहों द्वारा प्रभु धन में प्रवेश के लिए भी आमंत्रित करने का हमारे पास साधन बनते गए। हालांकि समूह द्वारा प्रवेश करने की जो बात है वो शोगी एफेंदी के टाइम ही अफ्रीका में शुरू हुआ था। 10 ईयर क्रूसेड, 10 वर्षीय जो योजना बनी थी। फिर वहां से फिलीपींस में कुछ डॉक्टर रहमतुल्लाह मुहाजिर हैंड ऑफ द कॉज को एक्सपीरियंस मिला। फिर उसके बाद वो भारत आए 1962 में, और इस तरीके से वही एंट्री बाय ट्रूप्स और मास टीचिंग, उस समय इस प्रकार का जो दृष्टिकोण था, तो लाखों की संख्या में लोग बड़े आसानी से प्रभु धन में प्रवेश किया। लेकिन हमारे पास चूंकि एक व्यवस्थित रूप से कोई ढांचा नहीं था, तो कुछ दशकों के बाद ये सारे लोग बिखर गए। कुछ बहुत कम संख्या में ही आज भी वो लोग प्रभु धर्म में टिके रहे हैं। बाकी मोस्टली जो गांव में था वो उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन खाली हमारे पास नाम वगैरह है, लेकिन वो आज नहीं मिल पाएंगे। तो इसके बारे में भी हाउस ऑफ जस्टिस ने अपना विश्लेषण एक पुस्तक है सेंचुरी ऑफ लाइट में दिया है कि वो जो सीख हमें प्राप्त हुआ, वही सीख को याद करते हुए उन्होंने जो 25 वर्ष के दौरान जो हमें एक नए तरीके से सेवा करने के लिए सीख प्रदान किया, वो क्लस्टर्स क्लस्टर्स के आधारित और व्यक्तिगत बहाइयों को रूही पुस्तक के अध्ययन के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध अध्ययन। तो इस तरीके से जो भी हमने उपलब्धियां पिछले 25 साल में यानी 21 साल के दौरान प्राप्त की है, आने वाले 9 साल के अंदर हमें जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है वो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फिर कुछ प्रकाश डाला गया है भौगोलिक विषय पर। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास शहरी क्लस्टर्स हैं और ग्रामीण क्लस्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सलाहकारों को कहा जा रहा है कि आप राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के साथ परामर्श करके आप देखिए कि विभिन्न जो समुदाय हैं वो मैनेजेबल है कि नहीं, यानी वो उस व्यवस्थित है कि नहीं। और हम जानते हैं कि आज हर क्लस्टर में सलाहकार, सहायक मंडल सदस्य, फिर प्रशिक्षण संस्थान, स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं और साथ साथ कई एजेंसीज वगैरह भी हैं। तो इस तरीके से यानी एक स्कीम ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी क्योंकि विकास में कई नई चीजें उभर कर आई है तो काफी जटिल परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई है। तो इसलिए एक एकजुटता के आधारित हमें हमारे पास एक
क्या होनी चाहिए, एक योजना या परिकल्पना या प्रोजेक्ट या स्कीम, जिससे वो क्लस्टर को हम सुचारू रूप से विकास के क्षेत्र में हम आगे ले जा सकें। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर कोई क्लस्टर को छोटा करना हो तो वो कर सकते हैं, किसी को बड़ा बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सलाहकार महोदय को राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के साथ परामर्श करने के पश्चात ही स्पष्ट पता चलेगा कि कुछ अपने बदलाव करना है या हमारे जितने भी क्लस्टर्स अभी जिस तरीके से हैं वैसे ही रखना चाहिए, जो मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि जहां जहां जनसंख्या ज्यादा है, हो सकता है कि वहां पर क्लस्टर का साइज छोटा करें तो और ज्यादा हम उनको व्यवस्थित और सुचारू रूप से विकास कर पाएंगे। और जहां जनसंख्या कम है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पर एक क्लस्टर का जो भौगोलिक दायरा है वो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है साथीगण, आपका भी अपना इस पर कोई प्रतिक्रिया या कुछ? मर्चेंट सर, ये पूछना था जैसे, जी एक्सक्यूज मी, जी हाँ, जैसे ये क्लस्टर का जो अपना एरिया है पर्टिकुलर, आप बोल रहे कि ज्योग्राफिकली डेवलप करते हैं कि ऑन पॉपुलेशन के वैल्यू पर करते हैं? मुझे लगता है कि कई चीजें देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ क्लस्टर्स हैं, तो उसमें एक बड़े क्लस्टर में एक से ज्यादा स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं भी है। और जो शहरी क्लस्टर है, आप देखिए हमारी दिल्ली में सिर्फ एक ही स्थानीय आध्यात्मिक सभा है, लेकिन ये इतना बड़ा शहर है तो इसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं। तो वो विचार विमर्श करने पर देखा जाएगा उद्देश्य क्या है, कि वो क्लस्टर को हम सुचारू रूप से उसको विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सारी सुविधा और साधन उपलब्ध कराएं। उपलब्ध उसमें होना चाहिए, ठीक है। So main is to make it manageable। ऐसा नहीं हो कि क्लस्टर इतना विस्तार हो कि फिर उनको लोगों के साथ संपर्क भी न बने, हम मैनेज नहीं कर पाए, राइट, मैनेज नहीं कर पाए। इसलिए वो जो टर्म मैनेजेबल, साइज ऑफ क्लस्टर दैट इज मैनेजेबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू। आपके राजस्थान में वो बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहां की परिस्थिति को देखकर जो बहाई संस्थाएं हैं वो लोग फिर सुझाव प्रस्ताव दे सकते हैं। मेरा भी असल में क्वेश्चन था कि जैसे अब जयपुर है, जयपुर में मतलब एरिया काफी दूर दूर है, मतलब एक एरिया है फॉर एग्जांपल वो दूसरे एरिया जहाँ पे गतिविधियां हो रही है वहां से करीब 12-13 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये दो एरिया पे अलग अलग क्लस्टर के रूप में इनको मतलब अभी चेंज कर सकते हैं या वही क्लस्टर है? नहीं, वो तो अभी देखिए जयपुर शहर में कितने बहाइस है उस पर भी निर्भर करेगा। अच्छा, आपके नंबर ऑफ बाइस पे डिपेंड करता है, राइट है। हाँ, आपके यहाँ 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस काफी लंबा लगता है, लेकिन हमारे दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह 40 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। तो वो हमारे लिए दूर नहीं है, क्योंकि शहर का ही हिस्सा है। तो और फिर जाने आने का साधन भी है। हमारे यहाँ मेट्रो से 40-50 किलोमीटर भी अगर जाना पड़े तो कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तो थोड़ी समस्या है महामारी काल के लिए, लेकिन अन्यथा सुविधा है और साधन भी है। नहीं, क्लस्टर के साथ में एक और टर्म होती है ना, नेबरहुड। हाँ, तो हर क्लस्टर में क्षेत्र है। चलो, वही मैं सोच रही थी कि जो नेबरहुड के कॉन्सेप्ट है अगर वो समझ में आई है तो उसी तरीके से शायद क्लस्टर की भी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग तरीके से अगले प्लान में पेश की जाएगी। जी हाँ, इस हो वक्त सकता हमें है, भी क्योंकि पता हम नहीं लोग कि ने क्या क्लस्टर मापदंड को हो सकता है, लेकिन नेबरहुड भी वैसे ही है कि लोकल असेंबली तय करती है कि कहाँ एक्टिविटी है, तो किस नेबरहुड को हमने अलग अलग या कितने लोगों के साथ अलग अलग करना है। हो सकता है कुछ नेबरहुड बहुत नजदीक नजदीक है लेकिन उसको 2 कहना है, 3 कहना है या एक नेबरहुड कहना है, वो लोकल असेंबली और बाकी की जो स्थानिक क्लस्टर एजेंसीज है वो सभी मिलकर तय करती है। तो शायद इसमें भी कुछ ऐसे गाइडेंस आ सकता है
क्योंकि हम लोग ने अपनी गतिविधि को विकेंद्रीकरण किया है। वी हैव क्या है विकेंद्रीकरण, वी हैव उसको अलग अलग ज्योग्राफिक एरियाज में बांट दिया है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन। हमारी स्थानीय आध्यात्मिक सभा के देखिए 12-19 दिवस सहभोज के क्षेत्र है, फिर हमारे 6 सघन विकास के क्षेत्र है, और उसके साथ साथ बाकी और 10 क्षेत्र हैं जो सघन विकास क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह टोटल 10 या 11 टोटल 17 हमारे क्षेत्र हैं, और 12-19 दिवस सहभोज के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण का भी करने से भी मित्रों के साथ आदान प्रदान करने का, फिर हमारी और भी काफी एजेंसीज है, लोकल असेंबली है, ऑक्सिलरी बोर्ड मेंबर है, फिर हमारा पूरा एक कोर टीम है जिसमें लगभग 20 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, फिर एक कम्युनिकेशन टीम है उसमें भी 15 लोग हैं, फिर हमारी एक एरिया टीचिंग कमेटी है जिसमें 10 लोग हैं, और इस तरीके से हम लोग ने जिम्मेवारियां जो है दायित्व हैं, और फिर हम लोग जब भी और हर वक्त परामर्श भी करते हैं। हर हफ्ते तो असेंबली मिलती है, फिर महीने में भी एक बार अलग से मीटिंग होती है। अब महामारी काल में उन्होंने कहा कि हर हफ्ते सोमवार के दिन कम से कम 1-1.5 घंटा जो बीमार पड़ जाते हैं उनके स्वास्थ्य के संबंधित भी हम विचार विमर्श करें, और जो भी सामग्री और सहायता मुहैया कराना है वो भी हम करा सकें। फिर हमारी ट्रेजरर टीम है, हमारे एक कोष अध्यक्ष के साथ लगभग 10 लोग उनके साथ सेवा दे रहे हैं। फिर हमारी सेक्रेटरी को सहायता के लिए पूरा एक सेक्रेटेरिएट है 2 लोगों का। तो हमारा काफी विस्तार रूप से एक ढांचा बना है जी। तो ये हर परिस्थिति को और वहाँ के जो भी साधन, और फिर हमारे पास तो बहाई उपासना मंदिर है, उसका जो एजुकेशन सेंटर है, वहां से हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी सेवाएं देती है। तो उसमें भी कभी सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है एजुकेशन सेंटर में, तो कभी सघन विकास क्षेत्र में वहां के ही साथ हमारे लोकल बहाई सेंटर्स भी हैं। और अभी लास्ट में दिसंबर में हमारे 9,500 मूल गतिविधि चल रही थी, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के वजह से कुछ चीजों को रोकना पड़ा। अब देख रहे हैं कि अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे। फिर बहुत सारी हमारी जो गतिविधि है वो ऑनलाइन मोड से भी चल रहा है। हर परिवार के पास कम से कम एक तो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड, तो उसके माध्यम से भी हम लोग आदान प्रदान करते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने समुदाय की वास्तविकता को देखकर बहाई संस्थाओं के साथ परामर्श करके आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। उद्देश्य क्या है? वो विश्वनाथ मंदिर चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्तर पर हमें विकास करना है, और ऐसा विकास के जो अभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, तो साथीगण, मैंने अपना दिल्ली का एक्सपीरियंस थोड़ा आपके साथ साझा किया। और ये विकास के साथ जो जटिलताएं बढ़ती है उसको बहुत सौम्यता से हम किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए शायद उन्होंने कहा है कि आगे के लिए कुछ चीजें बदल जाएगी, क्लस्टराइजेशन या जो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बताया। और जटिलता बढ़ती है, कुछ कभी कभी समस्याएं भी आती है, नई चुनौतियां आती है। एक फ्रेंड ने हैंड रेज किया था कुछ जी। ये विकेंद्रीकरण तो अच्छी चीज है और कार्य को करने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या सारे बहाई कभी कहीं एकत्रित भी होते हैं, मिलते भी हैं, आपस में एक दूसरे से भी परिचित होते हैं, आदान प्रदान करते हैं? क्योंकि जब लोकल असेंबली का इलेक्शन होता है तो सभी को एक दूसरे के बारे में जानना आवश्यक होता है,
और अगर विकेंद्रीकरण में ही हम काम करते रहेंगे तो एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाएंगे। हाँ, नहीं, कुछ बहाई जो पवित्र दिवस है, हम लोग को मौका मिलता है। हम लोग कोरोना के पहले खास करके बाब और बहाउल्लाह के जन्म दिवस के उत्सव पर 2 दिवसीय मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन करते थे। तो उसमें लगभग हर रोज 5-6 हजार लोग आ जाते थे। फिर नवरोज का जो त्योहार है वो दिन भी हम बहाई उपासना मंदिर के प्रांगण में आयोजित करते थे। तो उसमें भी कई हजार बहाई उपस्थित होते थे। फिर रिजवान का भी 12 दिवस 3 जो पवित्र दिवस है उसमें से कम एक दिन हम लोग हमारे पूरे समूह के लिए करते थे। लेकिन आने वाले दिनों में भी ये भी संभव होना मुश्किल होगा जब हमारे बहाई संख्या 10, 12, 15 हजार, 20 हजार तक पहुंच जाएंगे तो वो मंदिर पे भी उनके लिए जगह नहीं होगी। तो हम लोग इसलिए विकेंद्रीकरण भी करना हमारे लिए आवश्यक था। लेकिन आदान प्रदान के और भी जरिए जो है, जैसे न्यूज़लेटर है और फिर बाकी जो असेंबली की तरफ से हम लोग सूचना वगैरह साझा करते हैं, तो वो हमारे सभी क्षेत्रों में मित्रों तक हम पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। तो अब कैसे आगे होगा, जैसे एक जमाना था, तेहरान के बारे में मैंने पढ़ा है, वहां पे 50,000 बहाई होते थे एक शहर में। तो 19 दिवस सहभोज की संख्या कम से कम वहां लगभग 500-600 19 दिवस सहभोज होता था। और हर बहाई जानता था कि मेरे 19 दिवस सहभोज का क्षेत्र का नंबर क्या है और वो वहां जाते थे। फिर जहां तक चुनाव की बात है, हमारे दिल्ली में तो अब 2 स्तर पे होता था, दो स्तर पे होता है पिछले 2 साल से। तो जो बड़ी संख्या में जो वयस्क बहाई हैं, अब तो 18 साल और उससे ऊपर के आयु के लोग भाग लेंगे। तो वो लोग 19 लोगों को पहले निर्वाचित करते हैं और वो 19 लोग फिर 9 सदस्यों का स्थानीय आध्यात्मिक सभा का निर्वाचित करते हैं। तो ये सारी जटिलताएं, जैसे हमारे श्रीमती यामिनी जी बता रही थी, ये भी आने वाले दिनों में हमें इससे रूबहू यानी सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम लोग विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हमारी समुदाय की संख्या विस्तृत होते जाएगी। तो आइए एक और पैराग्राफ पढ़ सकते हैं ताकि और इसमें स्पष्टीकरण हमें मिलेगा। नहीं, अभी जैसे आपने बताया कि 19 लोग चुनते हैं और फिर 19 लोग 9 लोगों को चुनते हैं। तो ये 19 लोग 19 में से 9 को चुनेंगे या पूरे? नहीं, 19 पूरे समुदाय में से कोई भी 9 वयस्क चुने, यानी 21 और 21 साल के ऊपर के जितने भी बहाई हैं पूरे समुदाय में, उनको वो मतदान कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू जी। हमारे पास समय है एक और, 5 मिनट हम एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ओ अच्छा, हाँ 5 मिनट, ठीक है, पढ़ लेते हैं जी। फिर बुधवार को डिस्कस विकास की निरंतरता के साथ क्लस्टरों का अभिगमन समुदाय के प्रसार और सुगठन के लिए बुनियादी प्रारूप बना रहेगा। विकास पथ की जिन विशेषताओं का विशेष रूप से पहले, दूसरे और तीसरे मील के पत्थर जो प्रगति पथ को चिन्हित करते हैं में अनुसरण किया जाना चाहिए, जो हमारे पिछले संदेशों में और अपने स्वयं के अनुभवों से मित्रों को पहले से ही अच्छी तरह से ज्ञात है, और हमें यह नहीं लगता कि हमने पहले जो कहा है उसे दोहराने की जरूरत है। 1 वर्षीय योजना के अंत तक हम अनुमान लगाते हैं कि 6000 से अधिक क्लस्टरों में विकास के कार्यक्रम चल रहे होंगे। इनमें से 5000 के करीब में दूसरा मील का पत्थर पार हो चुका होगा और इनमें से 1300 में अनुयायियों और आगे बढ़ चुके होंगे। ये आंकड़े आने वाले 9 वर्षों में बड़े पैमाने पर ऊपर बढ़े। एक बार जब प्रत्येक देश में क्लस्टरों को विभाजित करने की व्यवस्था योजना में समायोजन तय हो जाए, हम आग्रह करते हैं कि आप
राष्ट्रीय सभाओं और क्षेत्रीय परिषदों के साथ मिलकर उन क्लस्टरों की संख्या का पूर्वानुमान लगाने का कार्य करे, जहां इस योजना के दौरान पहले, दूसरे और तीसरे मील के पत्थर के पार प्रगति की जा सकती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये मात्र सुसूचित जानकारी पर आधारित अनुमान है। इन्हें बाद में आवश्यकता अनुसार परिष्कृत किया जा सकता है और इन पर बहुत समय देने एवं परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इन आकलनों के परिणाम बाह्य विश्व केंद्र को नवरोज तक भेज दिए जाएं। रिजवान में हम 9 वर्षीय योजना के लिए बाह्य विश्व की कुल सामूहिक आकांक्षाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथीगण, यहाँ पर भी जैसे विश्व न्याय मंदिर आगमन की जो बात है, वो 1 मील के पत्थर, दूसरे मील के पत्थर और तीसरे, तो उनकी अपेक्षा है कि नवरोज तक हमारे पूरे विश्व में 5000 समुदाय दूसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुके होंगे और उसके बाद कुछ 1300 उसके आगे के मील के पत्थर तक प्रवेश कर चुके होंगे। और सांख्यिकी दृष्टि से हमें ज्यादा इस पर परामर्श करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा और क्षेत्र परिषदों के माध्यम से ही हमें ये जानकारी प्राप्त हो सकता है और सलाहकार जब परामर्श करेंगे तो कुछ और स्पष्टीकरण भी उभर कर आएगा। तो यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में विशेष करके यही है कि और फिर जो रिजवान का संदेश आएगा, रिजवान 2022 का, उसमें विश्व न्याय मंदिर हमें क्या मार्गदर्शन देंगे, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे इशारा किया है। तो साथीगण, आपकी तरफ से कुछ, तो हम लोग भली भांति पता है ना हमें कि पहले मील के पत्थर पे क्लस्टर को का परिचय क्या होता है, दूसरे मील के पत्थर का परिचय क्या है, तीसरे का क्या है, और फिर उसके आगे समुदाय निर्माण, फिर समुदाय निर्माण के बाद समाज निर्माण। तो ये सारी चीजें विश्व न्याय मंदिर के संदेशों में पिछले कई 21 वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं और उसका अनुभव भी हमने किया है, और हम लोग उसी मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए सबके साथ मिलकर सेवा के पथ पे साथ साथ हम चल रहे हैं। और मूल गतिविधि के जो व्यवस्थित किया गया है, पहला लाइन ऑफ एक्शन है प्रचार प्रसार, फिर दूसरा है सुगठन का, तीसरा है सामाजिक क्रिया, चौथा है ये संवाद, समाज में संवादें जो है उसमें भाग लेने का, और इसमें सारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारी इंजन्स ऑफ ग्रोथ, जैसे हमारे रेलगाड़ी की जो इंजन है जो बाकी के सारे डब्बे को खींचता है, तो यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन, वो उत्पन्न होते हैं, वो